हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं राजस्थान की एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक आपका जो रहने वाला है इस क्वेश्चन पेपर का वो है असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का। आई थिंक ये 2013 या 11 का क्वेश्चन पेपर है। किसी बच्चे ने सेंड किया है कि इसको भी सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर 9 फरवरी को एस्को का एग्जाम है। और अभी फिर उसके बाद उड़ीसा में भी 9 फरवरी को है, तो वहाँ के लिए मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। सो उड़ीसा वाले या राजस्थान वाले या किसी भी स्टेट के अगर सॉयल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है या सॉयल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर रहेगा जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। वो लोग देख सकते हैं, और इससे पहले भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए या टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सभी की जो प्ले लिस्ट है वो वहाँ पर मौजूद है, उसको देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 7905601596। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी पीडीएफ परचेज करनी है तो इस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर फेवरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इज क्रम्बी एंड ग्रेनुल, columnar एंड प्रिज्मेटिक, प्लेटी एंड लैमिनार या ब्लॉक। जिसको हिंदी में फिजिबल वो हिंदी में देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हो दोनों लैंग्वेज में दियो, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है। सो बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा आपका हो जाएगा? हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्रम्बी। ठीक है। और ग्रेनुलर। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। ग्रेनुलर में जो पोर्स होते हैं वो लेस होते हैं, और क्रम्बी में मोर पोर्स होते हैं। ठीक है, मोर पोर्स होते हैं। दोनों स्फेरॉइडल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, शेप के अंदर आते हैं। तो ये चीज रखना है, याद रखना है। क्रम्बी एंड ग्रेनुलर्स आर फेवरेबल स्ट्रक्चर फॉर द crop. Then question number second, the natural aggregates of soil are known as pets, fragments, clods या gravels. So natural aggregates जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? पेट्स। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लॉड्स क्या होते हैं? जब आप टीलेज करते हैं तो बड़े, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े से ढेले से निकलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्लॉड्स बोलते हैं। Then question number 3, the degree to which soil resists the deformation when the force is applied is termed as field capacity, consistency, capillary capacity या फ्रेबिलिटी। ठीक है, सो उसे क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। डिग्री टू विच सॉइल रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज कंसिस्टेंसी। Then question number 4, the soil has porosity of 40%, its void ratio is 0.60, 0.40, 1.50 या 0.60। इसको ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में, पोरोसिटी को मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं, पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, और वॉइड जो वॉइड रेशियो होगा उसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वॉइड रेशियो ई। सो ई के क्या हो जाएगा? एन। एन हमारा कितना है? 40%। सो 40% है तो कितना हो जाएगा? 40/100। ठीक है, 40/100 हो गया। देन अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 40/100। ठीक है, ये हो गया आपका। सो ये ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 अपॉन, इधर आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4। सो ई इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.6। सो वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी? अप्रॉक्स 0.666 आगे भाई, तो 7। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट। 0.66 रहेगा या 0.67, दोनों करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, इसी से निकल आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू दे देगा, वॉइड रेशियो दे देगा, पॉजिटिव पूछ लेगा, पॉजिटिव दे देगा तो वॉइड रेशियो पूछ सकता है। सो फॉर्मूला आपका क्या है? E is equal to n upon 1 minus n. Then question number 5, the following water is held due to adsorption forces: gravitational water, hygroscopic water, capillary water या hygroscopic and capillary water. So gravitational forces के द्वारा कौन सा, सॉरी, एड्सॉर्प्शन फोर्सेस के द्वारा कौन सा वाटर हेल्ड होता है? वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ऑप्शन नंबर 3
क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो हमारा मैक्रोपोर्स में पाया जाता है, किसमें, मैक्रोपोर्स। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन मैक्रोपोर्स, और प्लांट के लिए ये वाटर अवेलेबल नहीं होता है, नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के लिए ये जो वाटर होता है ये हमारा अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं कैपिलरी वाटर का। सो कैपिलरी वाटर हमारा माइक्रोपोर्स में पाया जाता है, माइक्रोपोर्स में पाया जाता है, और ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक, इट इज अवेलेबल टू प्लांट। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें तो इट इज हेल्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, हेल्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, नॉट बिटवीन द पोर्स। ठीक है, पोर्स के बीच में ये वाटर नहीं होता, ये होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर। ये याद रखना है कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो माइक्रो या माइक्रोपोर्स के बीच में नहीं होता है, वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन एंड फिनोलिक कंपाउंड इज रैपिड, स्लो, वेरी स्लो या मीडियम। ठीक है, सो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो। देखिए अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्योंकि ये दोनों जो लिग्निन्स होते हैं उससे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम वेरी स्लो तो नहीं होता है, बट हाँ इट इज स्लो। सो ऑप्शन नंबर हम सी के ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन एंड फिनोलिक कंपाउंड इज स्लो। बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, रैपिड नहीं होता, मीडियम नहीं होता, वो काफ़ी स्लो होता है। Then question number 7, the decomposition of organic matter in soil reduces acidity, fertility, alkalinity या salinity। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पर बहुत सारे एसिड्स बनेंगे। वो एसिड्स क्या होंगे, सॉइल के साथ मिक्स होंगे, तो जो सॉइल के साथ मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, so, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज करेगी मतलब एल्कलिनिटी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस द एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, द सुटेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर सोडिक एल्कली सॉइल इज सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड। सो किसका यूज करेंगे, अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ए बी इसलिए ऑप्शन मेरे को याद है क्योंकि अभी तक मैं जो भी पेपर सॉल्व कर रहा था वहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रहता है, तो वही चीज़ क्योंकि वन उसी स्थान पर लिखा है तो इसलिए ऑप्शन बी सी नो से निकल आ रहा है, बट तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, SAR sodium absorption ratio of irrigation water is calculated with the help of the following formula। ठीक है, सो फॉर्मूला इसका क्या होगा, जब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पूछता है तो सोडियम ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है तो आपके ये दो ऑप्शन कट गए यहाँ पर। ठीक है, अपन कैल्शियम मैग्नीशियम बाई 2, सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 10, which of the following is a safe limit of RSC, residual sodium carbonate of irrigation water proposed by Eaton? According to Eaton, what is the safe limit of residual sodium carbonate? ठीक है, इसके कौन सा हमारा मतलब सेफ है, कौन सा अनसुटेबल है, कौन सा मार्जिनल है, तो सभी के बारे में बात करते हैं। अगर आरएससी की वैल्यू लेस देन, आरएससी की वैल्यू हमारी लेस देन 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो ये कंसीडर्ड सेफ फॉर इरिगेशन। अगर इतनी वैल्यू है तो वो इरिगेशन के लिए क्या है, सेफ है। ठीक है, अगर इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ये अनसुटेबल है। ठीक है, क्या है अनसुटेबल। वहीं पर अगर हमारी जो वैल्यू है ये आपकी अगर मान लीजिए 1.25 से 2.5 के बीच में है तो ये मार्जिनल वैल्यू है। ठीक है, सब कर भी सकते ना भी करें जो भी है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा, बट अगर ज़्यादा है 2.5 से तो वो अनसुटेबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ लिमिट, सेफ लिमिट कौन सी
आपकी जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, लेस देन 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन क्वेश्चन नंबर 10, द डिसीज रेसिस्टेंस इन प्लांट इज इम्पार्टेड बाई। इससे पहले मैंने कम से कम ये 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ, और अगर नहीं भी मिलता, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पर बताता हूँ कि कौन सा डिसीज रेसिस्टेंट के लिए है, कौन सा एनर्जी करेंसी है। ठीक है, सभी को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सही आंसर क्या होगा, कौन सा जो न्यूट्रिएंट जो कि डिसीज और ड्रॉट रेसिस्टेंस को इम्पार्ट करता है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, मोलिब्डेनम है या मैंगनीज है। ठीक है, सभी के बारे में अगर आपको जो भी आता है आप कमेंट में बताइएगा कौन सा होगा। बहुत बच्चों ने सॉल्व भी किया इससे पहले, कमेंट भी करते हैं, तो लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन आर जनरली ऑब्जर्व्ड ऑन। ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस 2-3 वीडियो शायद पहले वहां पर, या इससे पहले जो मेघालय एग्रीकल्चर सबसे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था। आप लोगों को कमेंट में बताना कि किस में होता है, यंग लीव्स या टर्मिनल बड में, ओल्डर लीव्स में, लोअर लीव्स में, या ओल्डर एंड न्यू लीव्स। Then question number 13, application of muriate of potash is generally not recommended for wheat, barley, mustard, बाजरा, sorghum, maize, sugar cane, sugar beet, tobacco, groundnut या सीसम। पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि केसीएल का प्रयोग हम किस में करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बट वहां पर मतलब ऐसे ऑप्शन नहीं थे, बट मैंने ऑप्शन आपको बताए थे किस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन, अगर आपने वो क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटास, वहाँ पर एमओपी या केसीएल के नाम से था। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास को एमओपी कहते हैं या केसीएल। ठीक है, सबसे जो सस्ता फर्टिलाइजर मिलता है पोटेशिक फर्टिलाइजर, वो हमारा क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। किस में हम नहीं रिकमेंड करते हैं, जो भी हमारी शुगर कंटेंट वाली क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा शुगर कंटेंट आपका पाया जाता है, उनको हम नहीं करते हैं। तो शुगर आपका कंटेंट किसमें पाया जाएगा, शुगर केन में पाया जाएगा, शुगर बीट में। अब लोग बोलेंगे टबैको, टबैको में क्या होता है कि अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटास या केसीएल देते हैं, तो ड्यू टू क्लोराइड कंटेंट, टोबैको की जो बर्निंग क्वालिटी होती है, बर्निंग क्वालिटी, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से हम केसीएल का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम केसीएल या एमओपी का यूज नहीं करते हैं तो कौन से फर्टिलाइजर हम रिकमेंड करेंगे उसमें। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताया था, कौन कौन से फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, तो आप लोग को कमेंट बताना है कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज हम कर सकते हैं उसमें। देन क्वेश्चन नंबर 14, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का फुल। यहाँ पर कंटेंट पूछा है कि डीएपी में कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस होता है। डीएपी में हमारा कितना 46% P2O5 होता है, फॉस्फोरस होता है 18% नाइट्रोजन। ऑप्शन ए क्या हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ दिया है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 18%, और फॉस्फोरस हमारा कितना हो गया 46%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप लोगों के लिए बताना है एमएपी, एमएपी में कितना नाइट्रोजन होता है और कितना फॉस्फोरस पाया जाता है, ये दोनों बताना है। एमएपी मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट बताना है कितना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो कर ले जाएंगे, आयरन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरोफिल का तो सबको पता है कि आयरन रहता है, या मैग्नीज रहेगा तो मैग्नीज हम लगाएंगे या आयरन लगाएंगे। ठीक है, बट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कमेंट में बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। खैरा डिसीज किसकी वजह से होती है, आयरन, जिंक, मैंगनीज या कॉपर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फर्टिलाइजर कंटेन्स सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा फर्टिलाइजर जो कि सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फोरिक एसिड है।
बेसिक स्लैग है, या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट है, या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है। अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा कि हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे वाटर सॉल्यूबल की बात करते हैं, कुछ होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूबल में आपका क्या आएगा, जैसे एसएसपी आ जाएगा, ठीक है, डीएसपी आ जाएगा, आपका टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आ जाएगा, डीएपी आ जाएगा, ठीक है, एमएपी, ये सभी आपके किसके अंदर आ जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड एंड फोरिक एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। इसके बाद हम इनकी बात कर देते हैं। इसमें आपका एक तो आ जाएगा बेसिक स्लैग, ठीक है, एक क्या आ जाएगा, बेसिक स्लैग, जिसमें आपसे कभी कभी पूछेगा कि इसमें P2O5 का कंटेंट क्या होता है। सो बेसिक स्लैग में P2O5 का कंटेंट होता है 14 to 18%, ठीक है, बेसिक स्लैग में होता है। दूसरा एक और आ जाएगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, सिट्रिक एसिड सॉल्यूबल के अंदर आ जाएगा। इसमें जो कंटेंट होता है वो 33 से 40% होता है P2O5 का कंटेंट, ठीक है। एक दूसरा कौन सा होता है, सिट्रिक एंड वाटर इनसॉल्यूबल, सिट्रिक एंड वाटर इनसॉल्यूबल, ठीक है। सिट्रिक और वाटर इनसॉल्यूबल में आपका क्या आ जाएगा, रॉक फॉस्फेट, ये ऑप्शन में क्या आ जाएगा, रॉक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, सिट्रिक एंड वाटर इनसॉल्यूबल। इसमें अगर हम पूछ ले कि कितना P2O5 का कंटेंट होता है, 20 to 40% डिपेंड आपका ग्रेड करता है, ठीक है। और दूसरा है रॉ बोन मील, रॉ बोन मील, इसमें जो कट कितना होता है 20 to 25% आपका P2O5 पाया जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। Then question number 18, opt out of the following which does not relate to change survey, ठीक है। जो ये आपका क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो भी सॉरी सॉइल इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं प्रोवाइड किया, आज भी कुछ बच्चों को सॉइल इंजीनियरिंग के जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की वहाँ पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा चेन के अंदर नहीं आता है, डज नॉट रिलेट टू चेन सर्वे। तो बेसिकली चार तरीके की चेन सर्वे हम यूज़ करते हैं, एक तो होती है मेट्रिक चेन, गंटर चेन्स, इंजीनियर्स चेन, और एक होती है रेवेन्यू, ठीक है, एक होती है रेवेन्यू चेन। इन सभी चेन्स के बारे में एक बार हम देख लेते हैं जो आपकी, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, तो जैकॉब चेन जो होगा वो इसमें से ऑड वन आउट है, सबसे अलग है, क्योंकि इसका हम यूज़ नहीं करते, कोई चेन नहीं होती, किसी का नाम है या होगा भाई, तो हम मेट्रिक चेन सर्वे में यूज़ नहीं करते, रेवेन्यू, इंजीनियर, मेट्रिक और गंटर चेन का यूज़ करते हैं। मेट्रिक चेन की बात करें तो ये हमारी डिफरेंट लेंथ्स में आती है, जैसे आपकी 20 मीटर की आती है, 30 मीटर की आती है, और 50 मीटर की आती है, ठीक है। और सभी में 100 लिंक होते हैं, कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं। जैसे 50 मीटर की चेन है तो 100 लिंक होंगे, तो 0.5 मीटर का एक लिंक हमारा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेन होती है। उसके बाद गंटर्स चेन की बात करते हैं। गंटर्स चेन जो आती है ये 66 फीट की होती है, कितने, 66 फीट की, और इसमें भी आपके 100 लिंक्स देखने को मिलते हैं। आपको साइज याद रखिएगा, साइज पूछता है, 100 लिंक्स इसमें होते हैं, और एक लिंक का साइज होता है 0.66 फीट, ठीक है। इसमें कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं, टोटल 66 फीट की चेन होती है, और 0.66 फीट की एक जो बीच में रहेगा वो रहेगा, ठीक है, ईच 0.66 फीट। इसके बाद बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की। सो इंजीनियर्स चेन जो होती है वो हमारी 100 फीट की आती है, ये 100 फीट की आती है, 100 लिंक्स होते हैं, ठीक है। ईच लिंक इज ऑफ 1 फीट, ठीक है, एक लिंक होगा वो आपका 1 फीट का होगा। इसके बाद जो हमारी रेवेन्यू चेन आती है, रेवेन्यू चेन जो होती है वो होती है 33 फीट की। इसमें आपको मेन तो लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और ये कितने 16 इसमें लिंक्स होते हैं, ठीक, कितने लिंक होते हैं, 16 लिंक्स होते हैं, ये याद रखना। 33 फीट की 16 लिंक, बाकी सभी में 100 लिंक्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज लार्जेस्ट,
10 स्क्वायर किलोमीटर, 25 एकड़, 100 हेक्टेयर या 25 100 बीघा। तो देखिए सभी को हम हेक्टेयर में चेंज करें तो ये तो ऑलरेडी हमारा हेक्टेयर में 2500 बीघा को अगर हम चेंज करेंगे, देखिए मैं भी गूगल से आपको चेंज करके बता रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 625 हेक्टेयर के आसपास आ जाएगा, 27 हेक्टेयर के आसपास आ जाएगा। एकड़ की बात करते हैं, जैसे हमारा इसको कैसे चेंज किया कि एक बीघे की बात करते हैं हम लोग, तो 0.250 हेक्टेयर होता है, उसी हिसाब से हमने इसको चेंज किया। और फिर एकड़ को हमने अगर उसमें चेंज किया तो एक एकड़ का अप्रॉक्सीमेट हमारा वही आ जाता है 25 एकड़ का तो 500, सॉरी 252.929 या 253 हेक्टेयर आ जाएगा। और 10 स्क्वायर किलोमीटर को करेंगे तो 1000 हेक्टेयर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए फील्ड। ठीक है, फील्ड ए जो कि 10 स्क्वायर किलोमीटर की है तो वो 1000 हेक्टेयर होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेटेस्ट सर्वे इक्विपमेंट, DGPS, टोटल सर्वे स्टेशन, थियोडोलाइट या डंपी लेवल। DGPS, ठीक है, क्या हो जाएगा, DGPS। DGPS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है तो डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिख देता हूं, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये किसका है, DGPS। जब आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जो हमारी PDF है वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग को मिल जाएगा। PDF परचेज करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे। प्रेजेंट में मैं बहुत सारे एग्जाम्स की PDF प्रोवाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस, सिलेबस को एनालाइज करके, तो आप परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश जी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पर डे क्विजेस आते हैं, तो उस क्विजेस आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड आइसोबाथ, आइसोथर्म, आइसोहाइट या कॉन्टूर। ठीक है, सो हमसे क्या पूछा है, इक्वल रेनफॉल। थर्म से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, मतलब लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्म। बाथ से क्या हो जाएगा, वाटर टेबल, line joining equal water table, that is called as isobath. Iso height is related to rain. ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड आइसो हाइट। और अगर हम कॉन्टूर की बात करें तो इक्वल एलिविएशन, ठीक है, इक्वल एलिविएशन को ज्वाइन करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर्स। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द कन्वीनियंट starting point to describe the hydrological cycle is in ocean, earth, lake या atmosphere. So convenient starting point क्या होगा to describe hydrological cycle, that is ocean. Option number 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ पर मिलता है, आपको देखने को ओशन में मिलता है, सो वहां से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी, इवापोरेशन होगा और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होगी। Then question number 23, in hydrological analysis the volume of water is often expressed as average depth over the catchment, मीटर क्यूब में मिनट, मीटर क्यूब पर यूनिट एरिया ऑफ वाटरशेड या मीटर क्यूब पर सेकंड। सो किसमें एक्सप्रेस किया, मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, reoccurrence interval or return period of rainfall event is expressed as T equal to 1 by P, T is equal to P की power 1 by 2, T is equal to K into P, T is equal to N plus 1 by M. So ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, T is equal to 1 by P. Then question number 25, tropical cyclone is called as hurricane, कन्वेक्टिव साइक्लोन, एंटी साइक्लोन या रिवर्स साइक्लोन। ठीक है, देखिए साइक्लोन इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कहीं पर हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, कहीं पर
टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, लिख दे रहा हूँ, टाइफून के नाम से जाना जाता है, कहीं पर विली विली, विली विलीज, ठीक है, विली विलीज के नाम से जानता है। विली विलीज हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आप कह दीजिए, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको कहा जाता है। टाइफून की बात करें तो नॉर्थन पैसिफिक, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। हरिकेन्स की बात करें तो अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कॉल्ड एज हरिकेन्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट में हम 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है सॉल्व, क्योंकि ये भी 9th को एग्जाम है, मैं भी समय बिजी रहता हूँ, बहुत सारा काम रहता है, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं क्वेश्चन जो भी हमारे पास पीडीएफ उसमें टिक करके मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग का एटलीस्ट आंसर पता हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एग्जाम में भी अगर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको आसानी से कर ले जाए, ठीक है। और तो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पर डेज आपके क्विजेस आते हैं, उन क्विजेस को भी सॉल्व कीजिए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।